Hello students, so we are into fourth chapter of this human physiology unit and today we are going to start with excretion and osmoregulation. So let's start with it. So into first type, first question. Uricotelic mode of passing out nitrogenous waste is found in. Okay, so we know we have different modes of excretion existing in living organisms, right? तो अब ये nitrogenous waste product का मतलब क्या है? See, we know protein को हम body में नहीं store करके रख सकते because it is a nitrogenous compound and it could be harmful to our body अगर उसको body में store कर लिया. इसीलिए प्रोटीन का breakdown करना पड़ता है if it is not required inside the body. Okay, so अभी we have different modes of excretion. जो ऑर्गेनिज्म को पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है वो रिलीज करता है अमोनिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करता है एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज अमोनोटेलिक. वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म यूरिया निकालेगा, अब यूरिया कौन निकालते हैं? जिसे मॉडरेट पानी मिलता है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा. सो वी आर इनटू दैट. तो जो मॉडरेट यूजर्स ऑफ वाटर है वो रिलीज करते हैं यूरिया एज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे यूरियोटेलिक. वैसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें पानी की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होती है. Certain terrestrial organism, bird could be a classical example in this. So उनको पानी की अवेलेबिलिटी इतनी सफिशिएंटली नहीं मिलती है तो वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. तो अभी इसमें से हमें ऑप्शन ढूंढना है ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है. आई विल गिव यू ट्रिक फॉर दिस. यू सर्च फॉर द ऑप्शन ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है या फिर ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है. तो वन ऑप्शन इज वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ मी, दैट इज बर्ड्स, राइट. अभी बर्ड्स एंड reptiles. See, annelids we know, annelids earthworm का ग्रुप है. So see, अब यहाँ पे जो अर्थवॉर्म है वी नो वो मॉइस्चराइज कंडीशन में ही रहना पसंद करता है. तो ऑब्वियसली अगर वो मॉइस्चराइज रीजन में रह रहा है तो उसके रीजन में पानी है. एंड रेप्टाइल्स कम अंडर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर प्रॉपर यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म. ओके, into second question now. Ammonia is the main nitrogenous excretory material. main मतलब वही उसका फॉर्म है ऑफ एक्सक्रीशन. एम्फीबियंस जो है, लेट्स से अगर एम्फीबियंस में हम टेकिंग एग्जांपल ऑफ फ्रॉग, तो फ्रॉग हैज डुअल नेचर. उसका जो चाइल्डहुड या उसका लार्वल फॉर्म है वो टैडपोल के फॉर्म में होता है एंड अडल्ट जो है वो लैंड पे गुजारता है. तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहता है इज नोन एज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. तो फ्रॉग जो है अपने अडल्टहुड में आने के बाद वो यूरिया निकालता है as excretory product. So it is not the main excretory product for all amphibians. For turtles I'll tell you one special things. टर्टल्स जो है ना वो यूरिया रिलीज करते हैं एंड दे रिलीजेस यूरिया थ्रू देयर माउथ. तो टेक्निकली यूरिनेशन ये वर्ड यूज करना उनके लिए इज नॉट दैट करेक्ट. टैडपोल, सी टैडपोल इज द लार्वल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और टैडपोल जो है पानी में ही अपना पूरा लाइफ पीरियड निकालता है जब तक वो अडल्ट फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए. अगर कोई ऑर्गेनिज्म पानी में है तो उसको पानी की कभी कमी नहीं होने वाली, राइट. तो ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी पानी में है वुड नेवर फेस इनसफिशिएंसी ऑफ वाटर, राइट. उसको अबंडेंट इनफ वाटर मिल रहा है एनवायरमेंट में तो वो अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकाल सकता है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सी, दैट इज टैडपोल. ओके, इनके थर्ड क्वेश्चन. mechanism of uric acid excretion in nephron is called. nephron क्या है? nephron is structural and functional unit of kidney, the place where actual urine formation and processing takes place, right. see, क्या होता है ना, जो हमारा blood में जो भी waste particles है, there are certain chemical compound that are not removed by glomerular capillaries. तो urine formation का एक process होता है जिसे हम बोलते हैं tubular secretion. urine formation में total 3 steps है, right. First is ultrafiltration, then next is selective reabsorption and third is tubular secretion. तो जो भी चीजें तुम्हारे ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके नहीं आ पाया है वो tubular secretion में secrete किया जाता है. There are certain ions like potassium ions and ammonium ion, hydrogen ion जो pH maintain करने का काम करते हैं, and also certain foreign chemical compounds like penicillin and other drugs and also creatinine. creatinine is metabolic waste product. okay, तो ये सारी चीजों को हम टिब्यूलर सिक्रीशन के थ्रू रिलीज करते हैं एंड ऑल्सो जो हमारा यूरिक एसिड है इवन दैट इज रिलीज थ्रू ट्रिब्यूलर सिक्रीशन प्रोडक्ट, आई मीन प्रोसेस. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सिक्रीशन, दैट इज डी.
Question: Why bony fishes, aquatic amphibians and aquatic insects are called monotelic? Very simple question. See, aquatic बोला है, aquatic बोला है मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहता है, एंड जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है वो हमेशा रिलीज करता है अमोनिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट. ओके, बट देयर इज एन एक्सेप्शन इन दिस. शार्क इज ऑल्सो एक्वेटिक, बट वो अमोनिया नहीं रिलीज करता है, वो यूरिया निकालता है बिकॉज वो सॉल्टी वाटर में रहता है, एंड सॉल्ट सिक्रीशन एंड salt glands के through there is a mechanism where it releases urea instead of ammonia, even if it is in aquatic form. That we will do in the further questions. Okay, so जो organisms पानी में रहते हैं they have enough water so they can release ammonia as a waste product, right? और जो भी organism ammonia निकालता है उसको हम बोलेंगे अमोनोटेलिक. And remember this, ammonia as a waste product निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी लगती है, and also ammonia is highly toxic. उसको जैसे ही बॉडी में बनाए उसको तुरंत निकालना पड़ता है. ओके, सो उन ऐसा ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे रिलीजेस अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस इज ए. ओके, next question: excretion of nitrogenous waste product in the semi-solid form occurs in. Okay, so basically see, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनको पानी का सप्लाई इतना नहीं है, या फिर ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनको पानी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर मिलता है, राइट? तो वो पानी का लॉस अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू नहीं कर सकते, वो यूरिनेशन के थ्रू पानी का लॉस नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव टू कंपेंसेट द वाटर का थिंग, राइट? सो दैट इज वाई जो उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना वो काफी थिक होता है, या इट इज सेमी सॉलिड. इट इज सेमी सॉलिड बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज वाटर, एंड दिस सेमी solid form of excretory product is known as uric acid. तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड निकालता है एज excretory waste product is known as uricotelic. ओके, एंड यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन है? जिनको पानी की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है. सो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स come under this category. Okay, next, the projection of renal pelvis are called. Okay, it is calyx. Major calyx, minor calyx are the projection for renal pelvis. Next question: the number of nephrons in a kidney is equal to. Okay, when I go by the option is very simple. It is the number of Bowman's capsule. Bowman's capsule is a part of nephron only ना, जो cup shape ऐसा structure होता है ना, that cup shape structure is known as Bowman's capsule. Okay, so the option for that was A. Next question: glomerulus and Bowman's capsule constitute. Okay, see, glomerulus apparatus क्या है? ये जो cup shape का Bowman's capsule है, इसके अंदर arterioles होते हैं, afferent arteriole and efferent arteriole. So afferent arteriole and efferent arteriole together is known as glomerular apparatus, and this cup shape or C-shape structure is called Bowman's capsule. Bowman's capsule plus glomerulus apparatus is known as Malpighian body. So हमारा आंसर क्या है इसमें? Malpighian body, that is D. Okay. So we are into next type, that is statement type question. Okay, so first question: which of the following statement is correct? Okay, so first is vasa recta is not present in cortical nephron. Yes, absolutely true ना. जो vasa recta क्या है? Vasa recta is basically a blood capillaries that supply blood to the medullary region. और ये जो vasa recta है ना, ये Henle's loop से parallel है, तो basically U-shape blood capillaries. So A is absolutely correct. So we have our answer A. Next is which of the following statement is not correct with respect to human kidney? Okay, the peripheral region is called cortex and central region is called medulla. सही है ना? किडनी दो पार्ट में हमें दिखता है, जो अंदर का रीजन है that is known as medulla and बाहर का रीजन is called cortex. Next is Malpighian capsules are absent in cortex region. Yes, true ना. Malpighian जो capsule है वो that is present inside medullary region of the kidney. Blood enters glomerulus through efferent arteriole. No. जो blood है, अभी बताया था मैंने, नेफ्रॉन में कप शेप स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलते हैं? Bowman's capsule. फिर बाद में हमारा नेफ्रॉन पूरा कंटिन्यू होता है, PCT, Henle's loop, DCT, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, राइट? तो यहाँ पे जो हमारा Bowman's capsule के अंदर जो ब्लड आने वाला है
है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू ही आता है, एंड द आर्टेरियल दैट ब्रिंग्स ब्लड इनसाइड नेफ्रॉन इज नोन एज एफरेंट आर्टेरियल. इन लोगों ने दिया एफरेंट, दैट इज रॉन्ग. सो इट इज बेसिकली एफरेंट आर्टेरियल थ्रू विच ब्लड एंटर्स इनसाइड. Okay, so हमारा option is C in this. Next, if Henle's loops were absent from the mammalian nephron, which of the following event is expected? Okay, see, सबसे पहले Henle's loop क्या है? Bowman's capsule आता है हमारा, फिर PCT आता है, नेक्स्ट फिर एक कॉइलिंग आता है जिसे हम बोलते हैं Henle's loop. Henle's loop is divided into two. Divided क्या? उसके पार्ट्स है. जो नीचे की तरफ लूप जा रहा है, it is known as descending. ऊपर की तरफ जा रहा है, is known as ascending loop of Henle. तो जो ये लूप ऑफ हेनले है ना, इसका प्राइमरी काम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. तो अगर तुमने हेनलेस लूप निकाल दिया है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा. अब हम सारा पानी का लॉस यूरिनेशन के थ्रू नहीं कर सकते ना, तो हमें ना कुछ पानी को, कुछ क्या बहुत पानी को हम वापस बॉडी के अंदर ले लेते हैं. दैट इज नोन एज रीएब्जॉर्प्शन. एंड रीएब्जॉर्प्शन का मेजर वर्क इज डन इनसाइड लूप ऑफ हेनले. तो अगर लूप ऑफ हेनले ही नहीं है तो पानी का रीएब्जॉर्प्शन इतने अच्छे से होगा नहीं. मतलब जो पानी है उसका लॉस यूरिन के थ्रू निकल रहा है. ओके, सो जो यूरिन होगा उसमें पानी का कंटेंट ज्यादा होगा और सॉल्ट का कंटेंट कम होगा. अगर यूरिन में वाटर का कंटेंट इज मोर, सच टाइप ऑफ यूरिन इज नोन एज डाइल्यूट यूरिन. मोर टेक्निकल टर्म फॉर दिस इज हाइपोटोनिक. तो इसको, ये क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकते थे ये लोग कि यूरिन जो है, आई गेस वैसे ही पूछा. ओके, वैसे ही पूछा है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है उसमें? द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट. डाइल्यूट यूरिन का मतलब है हाइपोटोनिक यूरिन, बिकॉज इफ देयर इज नो लूप ऑफ हेनले देयर इज नो वाटर रीएब्जॉर्प्शन, और आई कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट नहीं हो पा रहा अच्छे से. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इन दिस इज बी. Next is, almost all aquatic animal excrete ammonia as a nitrogenous waste product. Which of the following statement is not in agreement? Basically नहीं correct कौन सा है वो पूछा है. So ammonia is easily soluble in water. Yes, definitely ammonia is easily soluble in water and ammonia is released in the gaseous state. Correct. ये membrane से काफी easily diffuse हो जाता है. Ammonia is highly toxic and need to be eliminated. Yes, ammonia जो है highly toxic नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड है बाकी लोगों के कंपैरिजन में. तो ये जैसे ही बन जाता है वैसे ही इसको रिलीज करना पड़ता है. सो आई गेस वी आर लेफ्ट विद डी, और वही हमारा ऑप्शन भी है करेक्ट. अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म कॉल्ड यूरिया. अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म एज इट इज अमोनिया निकाल देते. ओके, देयर इज नो फर्दर कन्वर्जन. सो ऑप्शन इन दिस इज डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following statement in regard to excretion by human kidney is correct? Okay, so ascending limb of loop of Henle is impermeable to electrolyte. No. See, ये जो basically loop of Henle क्या है? It is the part of nephron. nephron में जो ऐसा U shape का ट्यूब दिखता है ना, is known as loop of Henle. जो नीचे की तरफ आ रहा है is known as descending, ऊपर की तरफ जा रहा है is known as ascending loop of Henle. तो जो ascending limb of loop of Henle है ना, it is impermeable to water. मतलब वाटर जो है इस लूप से आपके इंटरस्टिशियम में नहीं जाएगा. इट इज ओनली सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट दैट कैन पास. लाइक सोडियम एंड क्लोरीन आयंस जो है इस लूप से निकल के इंटरस्टिशियम में जाएंगे. तो यहाँ पे पानी नहीं निकल रहा है, तो पानी जो है आपके फिल्ट्रेट में बचा हुआ है. राइट, देयर इज नॉट अ लॉस ऑफ वाटर. ओके, सो यहाँ पे यूरिन आपका कैसा होगा? यूरिन विल बी डाइल्यूट, और इन अदर वर्ड्स इट विल बी हाइपोटोनिक. ओके, next is descending limb of Henle is impermeable to water. No, descending limb of Henle it is impermeable to sodium and chlorine ions, that is electrolytes को वो नहीं निकलने देता है इंटरस्टिशियम में, बट पानी को निकलने देता है. सो यहाँ पे पानी जा रहा है, पानी का लॉस हो रहा है लूप ऑफ Henle से, या फिर पानी का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे आपका यूरिन कैसा होगा? यहाँ पे यूरिन होगा हाइपरटोनिक बिकॉज देयर इज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. एंड सोडियम एंड क्लोरीन जो है वो आपका बचा हुआ है, मतलब वो नहीं रीएब्जॉर्ब हो रहा है. तो यूरिन हमारा यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से डाइल्यूट यूरिन. ओके, नेक्स्ट इज डीसीटी इज इनकेपेबल ऑफ रीएब्जॉर्ब
reabsorbing bicarbonates ion. No, DCT जो है it is capable of reabsorbing bicarbonate ion और ये pH को maintain करने का भी काम करता है. Other than this, hydrogen ions, ammonium ions are all, and this process is done by tubular secretion. Next is 99% of glomerular filtrate is reabsorbed by renal tubule. Yes, correct. See हमारा यूरिया इज फॉर्म्ड इनसाइड लीवर बाय ऑर्निथिन साइकिल और फिर उस यूरिया को ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू किडनी बाय ब्लड सिस्टम, राइट. सो अभी ये किडनी में भी है ना, ये अभी ब्लड में हमारे एसेंशियल काम की चीजें भी है, तो सारी चीजें नहीं अंदर एंटर करती है नेफ्रॉन के अंदर, तो वो फिल्ट्रेट का प्रोसेस चलता है. यूरिन फॉर्मेशन में द फर्स्ट प्रोसेस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें जो ब्लड है उसको फिल्टर करके हम अपने वेस्ट को निकाल लेते हैं और थोड़ी बहुत काम की चीजें भी अंदर घुस जाती है जो हम रीएब्जॉर्प्शन के टाइम पे उसे वापस ले लेते हैं, राइट. तो अभी जो भी तुम्हारा ब्लड में से फिल्टर करके अभी जो भी फ्लूइड तुम्हारे बॉमन्स कैप्सूल में आया है ना इज नोन एज प्राइमरी यूरिन, और उसमें से 99% चीजों को बॉडी वापस ले लेती है और सिर्फ 1% एज अ वेस्ट निकलता है. सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Okay, next question. Which one of the following statement is correct with respect to kidney function and regulation? Okay, when you see this option, यहाँ पे ADH की बात की है. ADH क्या है? ADH is anti-diuretic hormone. This hormone is synthesized by hypothalamus and released by posterior pituitary. Okay, so अभी ये ADH क्या करता है? ADH is basically a hormone that regulates your water balance inside your body. मतलब ADH basically tells your body how much body में kidney को, it tells your kidney how much water to be conserved, right? Okay, for example, let's say मेरे बॉडी के अंदर पानी की कमी है. We know हमारा पानी का जो लॉस है वो जनरली यूरिन के थ्रू ही होता है. तो अगर मेरा बॉडी फेस कर रहा है पानी की कमी, तो ADH क्या करेगा? किडनी पे जाके एक्ट करेगा और जो पानी का लॉस है थ्रू यूरिन उसको मिनिमाइज कर देगा एंड इट विल कंजर्व वाटर इनसाइड माय बॉडी. बेसिकली इट विल इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनसाइड नेफ्रॉन, राइट. तो अगर पानी की कमी होती है बॉडी में तो ADH हार्मोन निकलता है. अगर पानी बहुत सफिशिएंट है आपकी बॉडी में तो ADH हार्मोन का जो लेवल है वो सप्रेस हो जाता है. लेट्स सी द ऑप्शन नाउ. During summer, when body loses lots of water by evaporation, the release of ADH is not suppressed. Basically, it is influenced. जिसको रिलीज करवाते हैं. नेक्स्ट इज व्हेन समवन ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर, ADH इज सप्रेस. यस, आप बहुत पानी पी रहे हो, मतलब आपकी बॉडी को पानी की कमी इतनी होगी नहीं, तो ADH हार्मोन की जरूरत नहीं है, राइट. तो ADH इज सप्रेस. सो बेसिकली आई गेस वी हैव द करेक्ट ऑप्शन, इट इज बी. Okay, next question. Which one of the following statement is correct regarding urine formation? Okay, so हमारा excretory product was formed inside liver and it was transported via blood to the kidney, right? तो अभी हमारे blood में essential चीजें भी हैं जो हम नेफ्रॉन में नहीं भेज सकते, right? तो यहाँ पे ना filtration होता है. Filtration is done between the blood and the glomerular capsule, right? तो उस blood में से blood protein and blood corpuscles को छोड़ के सारी चीजें glomerular कैप्सूल के अंदर आ जाती है. तो अभी इसे हम फाइनली बोलते हैं फिल्ट्रेट, राइट. तो बेसिकली मेजर फिल्ट्रेशन का काम हमारा जो है बॉमन्स कैप्सूल में हो जाता है. उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है इट इंक्लूड सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. अभी जो फिल्ट्रेट आया है उसमें कुछ असेंशियल चीजें भी है जिनका लॉस हम नहीं कर सकते. तो जो हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू या फिर जो ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम वापस बॉडी के अंदर ले लेते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सिलेक्टिव reabsorption. After selective reabsorption, finally is the third step, which is known as tubular secretion. Tubular secretion में क्या होता है? जो चीजें ऐसा केमिकल कंपाउंड जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के थ्रू नहीं आ पाया है उनको हम ट्यूबुलर सिक्रीशन में रिलीज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बाइकार्बोनेट्स आयन, अमोनियम आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया, क्रिएटिनिन एंड अदर ड्रग प्रोडक्ट्स आर रिलीज इन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो हमारा इसमें करेक्ट क्या है? फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बिफोर सिक्रीशन. ओके, दैट इज ए. Next is which one of the following statement is incorrect? Okay,
So first, counter current flow of blood in vasa recta helps to retain reabsorbed sodium in the renal medulla. Yes, absolutely correct. Counter current flow mechanism क्या है यहाँ पे? It is basically exchange and balance of sodium and potassium ions and other electrolytes. Okay. Next is glomerular filtrate is protein free plasma. Absolutely, अभी मैंने बताया था जो filtrate है उसमें blood corpuscles and blood proteins नहीं होते. That is why it is also known as deproteinized because it doesn't has blood protein in that. Next is vasa recta carry glomerular filtrate from distal convoluted tubule to the collecting tubule. No, vasa recta is basically a capillary that runs parallel to the Henle's loop and it supply blood to the medullary region. Okay, so हमारा incorrect है C. So C is the option. Okay, next, which one of the following statement is correct? Glucose is high threshold value. Yes, definitely. जो हमारा filtrate है ना उसके अंदर है ना ग्लूकोज भी आ जाता है. तो अब ये ग्लूकोज इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी बिकॉज हमारा जो बॉडी है उसको एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट? तो है ना सेल्यूलर मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हम ये ग्लूकोज से एटीपी का सिंथेसिस करते. तो ग्लूकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स ऑफ आवर बॉडी, राइट? तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है का रीएब्जॉर्प्शन हम जनरली पीसीटी में कर लेते. बट ऑल्सो रिमेम्बर नेफ्रॉन का कुछ लिमिट होता है ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करने का. अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा है और नेफ्रॉन के लिमिट से ज्यादा अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन में तो नेफ्रॉन से उतना ही ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब करेगा जितनी उसकी कैपेसिटी या लिमिट है. एक्सेसिव ग्लूकोज को यूरिन के में ही छोड़ दिया जाता है एंड जब भी यूरिन में ग्लूकोज मिलता है दैट कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज mellitus, also known as type 2 diabetes. So option 1 is correct. Urine is concentrated in Henle's loop. Yes, definitely urine को concentrate किया जाता है Henle's loop में. वही तो उसका primary function है, right? Reabsorption of water. So next is hemodialyzer removes urea, uric acid, glucose and proteins. No. Next is in glomerulus, urea, uric acid, water, glucose are filtered out. No. So only option 1 and option 2 is correct. तो ऐसा option है हमारे पास C. Okay, next question. We are into next type, assertion and reasoning. So first question in this type, assertion दिया है aquatic animals like whales and seals are said to be ureotelic. Absolutely true. Reason दिया, it is because of the fact that their main nitrogenous waste product is urea. Yes. See, अभी तुमको इधर है ना डाउट आना चाहिए. सी क्या बोला है? एक्वेटिक एनिमल. इफ दे आर एक्वेटिक एनिमल मतलब दे हैव अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर. तो इन लोगों को तो अमोनोटेलिक होना चाहिए ना बिकॉज बहुत ज्यादा पानी है और आपको पता है अमोनिया को बनाने के लिए कम एनर्जी लगता है बट यूरिया को बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगता है. तो इफ दिस ऑर्गेनिजम्स आर एक्वेटिक व्हाई दे आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी? दे कुड हैव कंजर्व एनर्जी बाय रिलीजिंग अमोनिया, राइट? बट रिमेंबर दिस, अभी मैं जो बोलने जा रही हूँ, ये जो व्हेल्स एंड सील्स है दिस कम अंडर मैमल्स. सी ऑल्सो आई टोल्ड यू शार्क इज एन एक्सेप्शन, इवन इट इज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बट वो अमोनिया नहीं निकालता है, यूरिया निकालता है एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, राइट? सी जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है ना, फ्रेश वाटर एंड मरीन, दो फॉर्म है एक्वेटिक का. सो जो मरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स है, मरीन वाटर और सॉल्टी वाटर ऑर्गेनिजम्स, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉल्टी वाटर में रहते हैं उनका जो बाहर का मीडियम है ना वो काफी सॉल्टी होता है, मतलब उसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा है. और ऑर्गेनिज्म जो है मीडियम के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? मीडियम में सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा है तो इट इज हाइपरटोनिक, और बॉडी में इतना सॉल्ट का कंटेंट नहीं है तो इट इज हाइपोटोनिक. तो क्या होगा? पानी इधर से बाहर जाएगा और इन अदर वर्ड्स जो सॉल्ट है वो पानी में से ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएगा. अगर सॉल्ट बॉडी में बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट होगा तो वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, राइट? तो ऑर्गेनिज्म अपनी फिजियोलॉजी को कैसे मेंटेन करता है? वो अपनी बॉडी को ही मीडियम के कंपैरिजन में हाइपरटोनिक कर लेता है. अब वो ऐसे कैसे करता है? सो दिस ऑर्गेनिज्म विच लिव्स अंडर सॉल्टी वाटर, वो लोग यूरिया को अपने ब्लड के अंदर स्टोर कर लेते हैं. तो 2 to 5% ऑफ द टोटल यूरिया इज स्टोर्ड इनसाइड ब्लड, जिसकी वजह से उनका ब्लड जो है हाइपरटोनिक हो जाता है एज कम्पेयर टू द outer medium.
राइट तो इमेजिन अगर उन लोगों ने अमोनिया बनाया होता और अगर अमोनिया बॉडी में स्टोर करते तो कितना हार्मफुल होता, बिकॉज वी नो अमोनिया को बिल्कुल बॉडी में नहीं स्टोर कर सकते, बिकॉज अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। दैट इज वाई फॉर्मिंग इंस्टेड ऑफ अमोनिया दे आर फॉर्मिंग यूरिया, ताकि वो अपने बॉडी को बाहर के कंपेरिजन में हाइपरटोनिक रख सके। दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग अमोनिया दे आर रिलीजिंग यूरिया। ओके, रिमेंबर दिस। तो इसमें वेल्स आ गया, शार्क आ गया, सील्स, दिस ऑल organisms, even though they are aquatic, they still releases urea because they want to maintain their body medium as hypertonic as compared to the outer medium. Okay, so aquatic animals like whales and sea ureotelic क्यों बोला, because उनका जो main nitrogenous product है that is urea. So both assertion and reason is true. Also it is correct explanation for assertion. So the correct option in this is A. Next is kidney maintains the osmotic concentration of the blood. Kidney eliminates either hypotonic or hypertonic urea according to the needs of the body. Yes, absolutely true. Kidney का main काम क्या है? Excretion and osmoregulation. Osmoregulation में salt and water का balance किया जाता है. And we have a very important hormone that is antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone हमारी body के needs के हिसाब से पानी का रिलीज करवाता है. अगर आर बॉडी इज फेसिंग अ लॉस ऑफ वाटर या फिर बहुत पानी की कमी है बॉडी के अंदर, तो यूरिन से पानी को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा. तो उस टाइम पे हमारा यूरिन कैसा निकलेगा? हाइपरटोनिक, राइट. और अगर पानी में अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट वाटर है, योर बॉडी इज फेसिंग नो वाटर लैक, तो यहाँ पे आपका यूरिन जो है उसमें से पानी जाएगा आराम से, एंड यहाँ पे एडीएच का रिलीज भी सप्रेस हो जाता है. तो ऐसे कंडीशन में हमारा यूरिन कैसा होता है? हाइपोटोनिक, व्हेन वी हैव इनफ वाटर इनसाइड आवर बॉडी, राइट. मतलब आपकी बॉडी पानी की कमी फेस नहीं कर रही है. So both reason and assertion are true, and also reason is correct explanation for the assertion. So remember this, अगर वाटर का इनटेक बॉडी में बहुत ज्यादा है तो यूरिन हमारा होगा हाइपोटोनिक, एंड इफ वाटर कंटेंट इज वेरी लेस तो यूरिन होता है हाइपरटोनिक. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्रीटिंग हाइपोटोनिक यूरिन इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग यूरिनरी लॉस ऑफ वाटर. अगर यूरिन हाइपोटोनिक है मतलब यूरिन में पानी का लॉस काफी ज्यादा हो रहा है, मतलब हाइपोटोनिक यूरिन मीन्स मोर कंटेंट ऑफ वाटर, तो इट इज बेसिकली नॉट टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर. ये उल्टा ही स्टेटमेंट बोल दिया इन लोगों ने, तो असर्शन गलत है. हाइपोटोनिक का मतलब है लॉस ऑफ मेजर वाटर थ्रू यूरिन. हाइपोटोनिक यूरिन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड हायर इन ऑस्मोटिक प्रेशर. नो, हाइपोटोनिक नहीं, हाइपरटोनिक होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ दिस. सो बोथ असर्शन एंड रीजंस इज फॉल्स इन दिस केस. सो करेक्ट ऑप्शन हमारा है डी. Question, assertion, aldosterone is a steroid hormone and it's important in the control of sodium, potassium, iron concentration in mammals. Yes, see, aldosterone is basically a mineralocorticoid and it is released by adrenal gland from the cortex region. ये aldosterone क्या करता है? It basically regulates the sodium content in the body. ये क्या करता है? सोडियम जो है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है from the renal tubule. And also remember one thing, ये जो water है ना, इट इज सोडियम लविंग, तो सोडियम जहां जहां जाता है ना, पानी उसके पीछे पीछे चला जाता है, राइट. तो एल्डोस्टेरॉन का मेन काम क्या है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द रीनल टिब्यूल. अगर एल्डोस्टेरॉन बॉडी में बहुत ज्यादा निकल रहा है तो बहुत ज्यादा सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है. So basically excessive release of aldosterone in the body causes a disease called aldosteronism. Aldosteronism का symptoms क्या है? High blood pressure and high blood volume. Okay. Reason क्या दिया? It upgrades sodium ion concentration in the extracellular fluid by promoting reabsorption of sodium ion. Yes, definitely reason भी correct है इसका. So assertion and reason both are correct, and reason is also the correct explanation for this. Okay, next question. Main constituent of human urine is ammonia. No, main constituent of human urine is urea. Remember, and because humans are ureotelic, right? तो assertion wrong है. Reason, if human urine is allowed to stand for some time, it smells strongly of ammonia. सी एक्चुअली क्या है ना, सी अगर ह्यूमन यूरिन को काफी टाइम तक वैसे ही रख दिया जाता है ना, तो वहां पे ना वैसे ही रख दिया जाता है, लेट्स से ऑन फ्लोर और समवेयर, तो वहां पे है ना यूरिन में बैक्टीरियल डिग्रेडेशन चालू हो जाता है, जिसके वजह से अमोनिया रिलीज होता है एंड वी गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ अमोनिया. सो असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है. सो
correct option for this is D. Okay, so we are into the next type, matching type question. So first question in this type, they have given you excretory function and parts of excretory system दिया है, तो basically function और उसके parts से match करना है. Okay, ultrafiltration. Okay, ultrafiltration का site is Malpighian body और Malpighian corpuscles, right? Malpighian corpuscles क्या है? Bowman's capsule और afferent and efferent arteriole, जिन्हें मिला के हम बोलते हैं glomerular apparatus. So glomerular apparatus and your Bowman's capsule is together known as Malpighian body, जिसके अंदर ultrafiltration का काम चलता है. Okay, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उसमें से हमारे ब्लड में से हमारा यूरिया एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब ब्लड में से अदर देन ब्लड प्रोटीन एंड ब्लड कॉर्पसेस, बाकी सारी चीजें एज अ फिल्ट्रेट अंदर एंटर कर लेती है. तो ए का है 4. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इज डन इज हेनलेज लूप, राइट? हेनलेज लूप का प्राइमरी काम है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना. यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना मतलब रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डन इन हेनलेज लूप. Next is so B ka is 1. If we see the option, I guess we have it. It is option A, correct, right? Still transport of urine, it is done by a pair of tube called ureter. तो किडनी से यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाता है, जहाँ पे यूरिन को थोड़ी देर स्टोर किया जाता है. फिर वंस द स्टिमुलस इज ऑन तो यूरेथ्रा के थ्रू उसको लॉस किया जाता है. Next is storage of urine. So urine is stored in a bag-like structure that is known as urinary bladder. Okay, so our correct option in this is A. Next is match the disorders. Okay, disorders दिया है and उनका feature या symptoms हमको देखना है. Okay, let's see. Uremia. ओके, यूरेमिया में क्या किया जाता है? एक्सेस ऑफ यूरिया इज लॉस्ट इन ब्लड, दैट इज नोन एज यूरेमिया. नेक्स्ट इज हेमाटोयूरिया. ओके, हेमाटोयूरिया में हेमा दिस थिंग स्टैंड्स फॉर ब्लड. तो हेमाटोयूरिया में क्या होगा? ब्लड सेल्स मिलते हैं यूरिन में. सो बेसिकली आई कैन से लॉस ऑफ ब्लड टू यूरिन इज ऑल्सो नोन एज हेमाटोयूरिया, और मोर स्पेसिफिकली इट इज ब्लड सेल्स. Next is ketonuria. Okay, ketonuria, keto stands for ketone bodies. So ketonuria में है presence of high ketones in the body, and ये generally symptom है diabetes mellitus का and starvation का. Next is glycosuria. Glycosuria में glyco this stands for glucose and urea stands for urine, right? तो glycosuria में क्या होगा? इधर पे होगा presence of glucose in urine, और किसी के यूरिन में अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा मिलता है तो that is a medical condition, that is basically a disorder which is known as type 2 diabetes or diabetes mellitus. नेक्स्ट इज प्रोटीनयूरिया. प्रोटीनयूरिया में एक्सेसिव प्रोटीन मिलेगा, सो इट इज 1. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए इन दिस. क्वेश्चन देख ले. सो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन दिया है और उसका हमें फंक्शन बताना है. ओके, सो पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका क्या फंक्शन है? Okay, 3, that is it is the primary site for glucose and amino acid. मतलब this is the site PCT में glucose और amino acid का reabsorption किया जाता है. Okay, so next is distal convoluted tubule, DCT. DCT में sodium and water are reabsorbed, right, under the influence of an hormone. water का reabsorption के लिए कौन सा है हमारे पास? remember anti diuretic hormone, and sodium का reabsorption करवाता है aldosterone which is released by adrenal gland. Okay, so B का is 2 itself. नेक्स्ट इज डिसेंडिंग लिम्फ. ओके, सो डिसेंडिंग लिम्फ जो है वी नो एट दिस रीजन देर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. मतलब ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इट इज परमिएबल टू वाटर बट इट इज नॉट परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. मतलब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन चल रहा है यहाँ पे, तो यूरिन कैसा टर्न होगा? यूरिन वुड टर्न कॉन्सेंट्रेटेड ओवर हियर. ओके, सो डिसेंडिंग लिम्फ का द करेक्ट पेयर इज 4. नेक्स्ट इज असेंडिंग लिम्फ. असेंडिंग लिम्फ क्या है? असेंडिंग लिम्फ इज इम्परमिएबल टू वाटर बट इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट. मतलब इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रीएब्सॉर्ब. तो इलेक्ट्रोलाइट जा रहा है ना, तो अब यहाँ पे यूरिन कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट. ओके, सो द करेक्ट पेयर फॉर दिस इज सोडियम इज रीएब्सॉर्ब एक्टिवली in this region. Okay, because this region is impermeable to water. So the correct option for this should be A ka was 3, right? So the correct option should be B.
Okay, next question. Which of the following hormone enzymes are correctly paired with its function? Okay, renin. See, renin is released from juxtaglomerular apparatus. जब glomerular filtrate rate गिर जाता है तो ये renin को निकाला जाता है. So renin is an enzyme that catalyzes the formation of angiotensin 1. Yes, absolutely true. Correct है ये. Aldosterone regulates water reabsorption at the distal convoluted tubule. No, aldosterone क्या करता है, सोडियम का reabsorption करता है DCT में, तो ये गलत है. ADH, it is a powerful vasoconstrictor. No, angiotensin 2 is a powerful vasoconstrictor. Angiotensin 2 promotes reabsorption of sodium at the distal convoluted tubule. No, it is aldosterone that promotes this function. So 58 ka the correct option is only one is correct. That is A. Okay, which of the following is correctly matched with this function at the specific part of human nephron? Okay, afferent arteriole carries blood away from the afferent arteriole carries blood towards the glomerulus. Next is podocytes. Podocytes create minute spaces for the filtration of blood into the Bowman's capsule. Yes, true. That is why ये podocyte जो Bowman's capsule है ना, उसके अंदर ये cells रखे हुए रहते हैं और छोटे छोटे slits form कर लेते हैं. Okay, this podocytes are also known as filtration slit. So हमारा correct option I guess हमें मिल गया. It is B. Next, select the option which shows correct matching of animals with their excretory organs and their excretory product. Okay, housefly का excretory organ दिया है renal tubules, which is wrong. Housefly का excretory organ is Malpighian body, so A is wrong. Next is labio, that is rohu nephridial tubes. Okay, जो labio है, it basically has mesonephric type of kidney. Okay, so even this is not correct. Next is salamander, kidney and urea. Yes, this is correct. Option C is correct. Peacock का दिया है kidney, right? But peacock जो है, it has metanephric kidney. जो kidney है ना, it is the most developed excretory organ. Okay, so the correct option for this is C. Next question, they have given you types of organs and आपको उनका correct role ढूंढना है. I mean correct role in excretion. Okay, see, kidney is the main primary organ in excretion. Excretion का मतलब क्या है? Removal of waste product, right? तो kidney के अलावा भी ऐसे कुछ organ है जो waste को निकालते हैं. Kidney releases waste product in the form of urea for us, right? तो CO2 is also a waste for us. तो बाकी सारी organs जो निकालते हैं waste, उनको भी हम excretion बोल सकते हैं. But remember, kidney is the primary organ that performs the function of excretion. बाकी सारों का और भी कुछ काम होता है, बट उसके अलावा भी दे कुड डू दिस थिंग. ओके, लंग्स, वी नो लंग इज द प्राइमरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन फॉर गैसियस एक्सचेंज, राइट? तो ऐसा ऑप्शन सी है हमारे पास. रिमूव्स लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एंड सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे. ओके, नेक्स्ट इज लिवर. लिवर के लिए फर्स्ट वाला सिक्रेट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडिंग स्टेरॉइड हार्मोन एंड सर्टेन विटामिन्स. वी नो सर्टेन विटामिन्स का सिंथेसिस लिवर में किया जाता है एंड ऑल्सो जो बाइल पिगमेंट है वो लिवर में सिंथेसाइज होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है. जब भी फैट का ब्रेक डाउन करना होता है तो ये गॉल ब्लैडर से ये बाइल जाता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, नेक्स्ट इज स्किन. स्किन के लिए द करेक्ट पेयर इज दैट इज 2. एलिमिनेट्स वाटर एंड सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन्स एंड वेव थ्रू सीबम. ओके, sebaceous gland is basically the gland that releases oil. Next is kidney. Kidney का तो correct pair is 4th only. Removes waste, metabolic waste product and regulates pH. We know tubular secretion में हाइड्रोजन आयन का secretion किया जाता है, right? अगर हाइड्रोजन आयन ब्लड में ज्यादा होता है तो ब्लड एसिडिक टर्न हो सकता है, बट हम ब्लड को एसिडिक नहीं रखते, हम ब्लड को न्यूट्रल रखते हैं. ओके, सो द करेक्ट पेयर इज, ऑप्शन ही नहीं. ओके, करेक्ट पेयर इज बी. ए शुड बी 3. ओके, A 3 है, B 1 है, C 2 एंड D 4. वो थोड़ा एरर हो गया, बट द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑन दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Okay, before doing this question, I'll explain you renin-angiotensin mechanism. See क्या होता है जब भी है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट रिड्यूस हो जाता है या फिर ब्लड प्रेशर इनसाइड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज रिड्यूसेस, so this triggers juxtaglomerular cells to release renin. Juxtaglomerular apparatus releases renin whenever glomerular filtrate rate reduces, right? तो ये रेनिन क्या करेगा, लिवर में जो एंजियोटेंसिनोजेन है उसको कन्वर्ट करता है into angiotensin 1 and then finally into angiotensin 2. Angiotensin 2 is a very powerful vasoconstrictor. Vaso ये वर्ड का मतलब है ब्लड कैपिलरीज रिलेटेड. सो एंजियोटेंसिन 2 इज अ वेरी पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर. तो ये क्या करता है, जो ब्लड कैपिलरीज है ना उनको ऐसा नैरो कर देता है. तो कैपिलरीज का ल्यूमेन बहुत छोटा हो गया, राइट. अब ल्यूमेन छोटा हो गया तो उसके अंदर जो ब्लड है वो काफी प्रेशर से फ्लो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम जब ट्रेन में रहते हैं, ट्रेन में बहुत क्राउड होती है तो हमको नीचे उतरने का कितना प्रेशर होता है, राइट. अगर वही ट्रेन पूरी खाली हो तो हम आराम से उतरते हैं. सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. ल्यूमेन बहुत पतला कर दिया है तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होगा उस काफी प्रेशर से जाएगा, बिकॉज ये रास्ता पतला है ना, राइट. तो जिसकी वजह से अभी ब्लड प्रेशर जो रिड्यूस हो गया था ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, अब वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. एंड नाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज डन टू अ नॉर्मल थिंग, राइट, नॉर्मल वे में. ओके, सो उसके बाद क्या होगा, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट्स एल्डोस्टेरॉन. तो ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम एंड पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन चालू कर देता है फ्रॉम द डीसीटी. ओके, सो दिस इज बेसिकली रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. नाउ लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन. सो पहला क्या दिया है, फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट. ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट गिर जाएगा तो इट एक्टिवेट्स juxtaglomerular cells to release renin. नेक्स्ट इज एंजियोटेंसिन 2. एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 इज अ वेरी पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर एंड इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट. उसके सामने वाला इज करेक्ट पेयर फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट इज रेनिन. रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन ऑफ लिवर टू एंजियोटेंसिन 1. सो वो भी करेक्ट पेयर उसके सामने ही है. Aldosterone. Aldosterone is basically released by adrenal cortex region and it increases the reabsorption of sodium and water from DCT, right? So ये basically सामने ही उसके भी ये भी. नेक्स्ट इज एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी. सी हमारे बॉडी में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स लगे होते हैं. अगर बॉडी से काफी ज्यादा एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो रहा है ना तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेगा और हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करेगा टू रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऑल्सो नोन एज वासोप्रेसिन, राइट. तो ये वासोप्रेसिन क्या करेगा, जो वाटर का लॉस हो रहा है थ्रू यूरिन उसको प्रिवेंट करेगा बाय इंक्रीजिंग द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ओके, so the correct pairs are in front of them only. A का correct is 1, B का 2, C का 3, D का 4 and E का ऐसा कोई ऑप्शन आज सच हमको दिया नहीं. अच्छा, A है उसमें ओनली D, E का थिंग इज रिमेनिंग, तो E का करेक्ट पेयर इज 5. तो अब हम पहुंचे हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में. सो फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस, द गिवन फिगर शोज लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी विथ फ्यू स्ट्रक्चर लेबल्ड एज 1, 2, 3, 4. आइडेंटिफाई रीनल वेन. ओके, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. डायग्राम लेबल्ड एज 2 इज रीनल वेन, राइट. रीनल ये वर्ड है बिकॉज इट इज किडनी रिलेटेड. सो रीनल वेन. डायग्राम लेबल्ड एज 1 इज रीनल आर्टरी, 3 is renal pelvis and 4 is column of Bertini. Okay. Next is refer the diagrammatic representation of nephron of human excretory system and answer the following question. Okay, what is the question by the way? Okay, the label X represent dash and that function इन. ओके, तो एक्स है हमारा बेसिकली वासा रेक्टा. वासा रेक्टा क्या है, इट इज अ ब्लड कैपिलरी दैट सप्लाई ब्लड टू द मेड्यूलरी रीजन एंड इट रन्स पैरेलल टू द हेनलेस लूप, राइट. एंड इसका एक और काम है, इट हैज अ इम्पॉर्टेंट रोल एंड अ मेजर रोल इन वाटर रीएब्जॉर्प्शन एज वेल, जहां पे यूरिन को हाइपरटोनिक किया जाता है. सो बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन इज ए इन दिस. ओके, next is which blood component would not usually pass through the membrane from region A to B. Okay, so let's see क्या है.
जो रीजन ए है हमारा, इट इज ग्लोमेरुलर apparatus एंड रीजन बी इज बॉमन्स कैप्सूल, राइट. तो ब्लड का कौन सा कंपोनेंट नहीं जा पाता है? रेड ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन. ये दो चीज नहीं जा पाती है. दैट इज वाई जो फिल्ट्रेट पहुंचा है हमारा बॉमन्स कैप्सूल में, इट इज ऑल्सो नोन एज डी प्रोटीन बिकॉज प्रोटीन एंड आरबीसी कैन नॉट पास थ्रू इट. ओके. Okay, coming to the next question. Refer the given figure of nephrons showing blood vessels and ducts and answer the question. Okay, so which part in the above figure have minimum reabsorption and plays a significant role in maintenance of high osmolarity and medullary interstitial fluid? Yes, it is basically loop of Henle. Loop of Henle में इतना reabsorption का process चलता नहीं है. Maximum reabsorption का process is done in PCT. Henle's loop का main primary function क्या है? Concentration of salt, making urine hypertonic by counter current mechanism, right? So यहाँ पे हमारा ascending loop of Henle and descending loop of Henle is the portion marked as 4 and 5. So the correct option in this 4 and 5, right? No, not 5. 5 is vasa recta. It is 4 and 3. So option B. Next is which part is capable of reabsorption of bicarbonate ions and selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH and sodium potassium in the blood. So this is basically DCT. The region marked at 7 is DCT, right? So DCT में ये सारा process होता है by tubular secretion. Okay, so the correct option is D in this. Okay. Next is which structures have an ability to produce concentrated urine? It is Henle's loop and vasa recta. So the region marked as 3, 4 and 5. 3 is descending Henle's loop, 4 is ascending Henle's loop and 5 is vasa recta. यहाँ पे यूरिन को हाइपरटोनिक किया जाता है by counter ion exchange mechanism. Okay, so the correct option for this is 3, 4 and 5. So we have option as B. We are into next type now, critical thinking type questions. Okay, first in this, workers in deep mines usually suffers from dehydration. Yes, because they have a very hard job, right? तो उनको है ना continuously sweating होती रहती है, जिसके वजह से water and salt का loss होता है. तो that is why उनका body is losing salt and water, right? So they'll continuously feel dehydration. बार बार उनको प्यास लगेगी because now your body is demanding water because उसका loss हो रहा है. So the correct option is D in this. Water is lost along with salts and in the form of sweat. It is D. Next is which one of the following sets of animal produce same substances as their excretory product? Okay, fish तो हमारा अमोनोटेलिक है, pigeon तो हमारा क्या है? यूरिकोटेलिक है, frog is यूरियोटेलिक. So ये गलत है. B भी गलत है. So I guess the correct option is C, that is frog, monkey and dog. ये सारे अपना excretory product निकालते हैं in the form of urea. That is why these organisms are ureotelic. So the correct option is C. नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन स्लिट्स आर फॉर्म्ड बाय. सी सबसे पहले ये फिल्ट्रेशन स्लिट क्या है? जो बॉमन्स कैप्सूल होता है ना, उसके अंदर के हिस्से पे, अंदर के जो यूरिनरी स्पेस है उधर पे एक सेल्स रखा हुआ है. दिस सेल्स आर नोन एज पोडोसाइट्स. दिस पोडोसाइट्स हैव फुट लाइक प्रोजेक्शन ओवर द लेंथ ऑफ ग्लोमेरुलस, राइट? तो ये जो पोडोसाइट्स है दे आर अरेंज इन द इंटीग्रेट मैनर, जिसके वजह से देर आर सम स्पेसेस लेफ्ट इन बिटवीन देम. दो स्पेसेस आर नोन एज फिल्ट्रेशन स्लिट्स. ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? फिल्ट्रेशन स्लिट्स आर फॉर्म्ड बाय, it is B, inner epithelium of Bowman's capsule. Next question, the cells named podocytes occur in, it is the same, it is present in the inner wall of Bowman's capsule, right? So correct option in this is A. Next is ultrafiltration occurs in glomerulus.
when okay remember ultrafiltration is totally passive process. यहाँ पे कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है. एंड ऑल्सो रिमेंबर जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है ना दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस. ओके सो कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो होता है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू Bowman's capsule. So the correct option is D, that is colloidal osmotic pressure plus capsular pressure remains less than the glomerular hydrostatic pressure. तभी तो ब्लड का फ्लो होगा ना फ्रॉम द कैपिलरीज टू द Bowman's capsule. Okay, next question. Filtration fraction is the ratio of, okay, filtration fraction is basically the ratio of glomerular filtrate rate to the renal plasma flow. It represents the proportion of fluid reaching to the kidney and then finally passing through the renal tubule. Okay, so A is correct. Next is in mammalian kidney, Bowman's capsule occurs in cortex region obviously and loop of Henle is situated in medullary region. So the correct option is A. Next is urine is hypertonic in, okay, loop of Henle का प्राइमरी काम क्या है, concentration of salts, right? तो प्लीज रिमेंबर जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है द नीचे वाला पोर्शन, तो जब यूरिन ऐसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पास होता है ना तो यूरिन बिकम्स हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक यूरिन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज मोर बिकॉज वाटर जो है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकल रहा है, सॉल्ट नहीं जा रहा है बिकॉज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू salts. That is why urine over there becomes concentrated, and concentrated urine or concentrated filtrate को I can also say as hypertonic filtrate. Okay, so हमारा correct option क्या है इसमें? It is C, in the middle of descending loop and ascending loop. सिर्फ descending loop of Henle बोला होता तो भी it was correct because descending loop of Henle से जब वो नीचे की तरफ जाता रहता है तब आपका यूरिन जो है हाइपरटोनिक हो जाता है. Okay, next question. Diuresis is a condition characterized by, okay, diuresis is a condition जहाँ पे excessive water का loss होता है through urine, right? So when there is increase urine volume, it is basically known as diuresis. And also ADH hormone, that is antidiuretic hormone or vasopressin prevents diuresis. ADH क्या करता है? It tells your kidney how much water to be consumed, right? I mean conserved, right? तो अगर ADH आ जाएगा तो ADH वाटर का रीएब्जॉर्प्शन PCT से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, PCT एंड DCT बोथ. ओके, सो 81 का करेक्ट ऑप्शन इज ए. Next is in nephron, water absorption is maximum. See, PCT is the place, proximal convoluted tubule is the place जहाँ पे maximum reabsorption किया जाता है. 70 to 75% of water is reabsorbed in PCT. Nutrient and other salts and electrolytes का reabsorption भी PCT में किया जाता है. So maximum reabsorption is done in PCT, that is proximal convoluted tubule, and least reabsorption is done in loop of Henle. Okay, next is human urine contains, it is A na, 95% of water, 2 to 2.6% of urea, salts and some uric acid. Also other than this और क्या होता है उसमें, creatinine होता है, other metabolic waste products, certain drugs, certain hormones as a waste, and also ammonium phosphate ions, right, so on. So correct option for this is A. Next is glomerular filtrate contain, obviously blood without blood cells and protein ना, इसीलिए जो यूरिन या फिर जो फिल्ट्रेट अभी Bowman's कैप्सूल में आ गया है, it is also known as deproteinized plasma because उसके अंदर प्रोटीन्स नहीं आए हैं and red blood cells नहीं आ पाते. Okay, next is dash and dash carries waste products. It is basically renal artery. Renal artery जो है लिवर से जो यूरिया बन के आया है वो renal artery के थ्रू किडनी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. एंड यूरेटर जो है, जो फाइनली प्रोसेस्ड यूरिन है, उसको यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाएगा एंड फाइनली इट इज रिलीज आउटसाइड द बॉडी, राइट. सी renal vein, it carries pure blood back to the heart, remember. So the correct option in this is D. Okay, into next question. So when the urine under normal condition does not contain glucose, because see, glucose जो है, glucose is a high threshold value substance for our body. High threshold value का मतलब है ऐसी केमिकल चीज जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस होती है, राइट. सो हमारा बॉडी क्या करता है, जो ग्लूकोज हमारा फिल्ट्रेट के थ्रू पास हो चुका है रीनल ट्यूब्यूल में, तो हमारी बॉडी है ना उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब उसको वापस ले लेती है. ऑल्सो रिमेम्बर देयर इज
सर्टेन लिमिट ऑफ रीनल टिब्यूल टू रीएब्सॉर्ब ग्लूकोज। अगर वो लिमिट से ज्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है तो जितना किडनी की कैपेसिटी है उतना ही रीएब्सॉर्ब करेगा, बाकी ग्लूकोज एज यूरिन में निकल जाता है। एंड अगर यूरिन में ग्लूकोज मिला, इट इज अ कंडीशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। ओके, सो एनीवेज ग्लूकोज इज अ हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस फॉर आवर बॉडी, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से हमारा ग्लूकोज जो है रीएब्सॉर्ब हो जाता है इनटू रीनल टिब्यूल, बेसिकली पीसीटी में से। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, ग्लूकोज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड इन द यूरिनिफेरस टिब्यूल। ओके, next is when a person is suffering from poor renal reabsorption, which one of the following will not help in the maintenance of blood volume? Okay, ADH का secretion would definitely help, because ADH क्या करता है कि जो हमारा renal tubule है उसमें से water का reabsorption बहुत ज्यादा increase कर देता है, तो maximum water is reabsorbed from PCT, DCT and also from Henle's loop. So ये तो नहीं है हमारा ऑप्शन। इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ रेनिन, राइट? सो पूरा मैकेनिज्म रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू हम फिल्ट्रेट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, तो इवन दिस इज नॉट द ऑप्शन। नेक्स्ट इज इंक्रीज एट्रियल प्रेशर इन किडनी। यस, दिस इज नथिंग टू डू इन द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। Next is atrial natriuretic factor is released in response to the increase in blood volume and blood pressure. Okay, ये जो ANF है, this ANF is released from the atria of heart in response to too much blood volume, right? अगर too much blood या फिर जो ब्लड में वाटर का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, तो हमारा जो हार्ट है वो इस ANF को रिलीज करता है। ANF क्या करता है? सिक्रीशन ऑफ सोडियम चालू कर देता है इनटू यूरिन। ओके, एंड उसका उल्टा काम कौन करता है? इसका उल्टा काम इज डन बाय एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन इंक्रीज करता है, वेयर एज ANF उसका जो रिलीज है इनटू यूरिन वो इंक्रीज करता है, तो इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज okay, wait, they have asked you कि which of the following is not the function of ANF ना, तो A is correct, stimulates aldosterone secretion, because aldosterone जो है वो तो सोडियम का reabsorption increase करता है, तो they have asked not the function of ANF, that is why A is correct option। बाकी तीनों सही है। inhibits the release of renin from JGA, obviously stimulates loss of salt, बाकी तीन correct है for ANF, but A is wrong, मतलब A is our option in this। Next is through the thick segment of ascending limb of Henle the loop. Okay, ये जो ascending loop of Henle, it is thick and remember it is impermeable to water, मतलब पानी यहाँ से नहीं निकल सकता, it is only salt that can move out। तो salt जा रहा है, right? वाटर का reabsorption नहीं हो रहा है, तो salt जा रहा है, पानी है, तो हमारा यूरिन कैसा होगा यहाँ पे? डाइल्यूट, और इट इज हाइपोटोनिक यूरिन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ए, दैट इज NaCl कैन पास बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है यहाँ पे सोडियम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ATP लगने वाला है। ओके, सो हमारा ऑल्सो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसमें हमारा यूरिन कैसा होगा? डाइल्यूट, दैट इज हाइपोटोनिक यूरिन। Question, which of the following is likely to accumulate in dangerous proportion in the blood of person whose kidney is not working properly? Okay, see, our kidney has an important role in removing excretory waste product. हमारा excretory waste product है in the form of urea, right? This urea is formed inside liver. liver क्या करता है? जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को हम स्टोर करते हैं ना, वैसे हम प्रोटीन को नहीं स्टोर कर सकते, तो इफ आवर बॉडी हैज नो रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रोटीन, तो लिवर क्या करता है? प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देता है इनटू अमोनिया, देन अमोनिया को तुरंत कंबाइन करता है CO2 के साथ एंड फॉर्म्स यूरिया। सो दिस यूरिया फॉर्मेशन प्रोसेस इन लिवर इज नोन एज ऑर्निथिन साइकिल। ओके, सो लिवर जो है प्रोटीन से यूरिया कन्वर्ट करता है, बिकॉज यूरिया इज लेस टॉक्सिक और उसको थोड़ी देर के लिए हम बॉडी में रख सकते हैं, राइट? फिर वो यूरिया को ट्रांसपोर्ट करता है किडनी में, फिर किडनी फिल्ट्रेशन का काम करके बाद में उसे बाहर निकाल देती है। तो अगर किसी का किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो इट इज मोर लाइकली
only that uska urea is stored. Okay, so the correct option is B. Okay, next is if excess of water passes out from the tissue without being restored by the kidney, the cells would. Okay, सबसे पहले the individual cells has no role in this thing. Okay, अगर जो blood volume increase होता है तो हमारे जो osmo receptors है and volume receptors, osmo receptor triggers hypothalamus and volume receptor present in heart triggers release of ANF. अगर ANF कब निकलता है, जब हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है एक्सेसिवली बढ़ जाता है, व्हेन देयर इज मोर ब्लड, राइट, तो ANF को रिलीज करके हम सोडियम का रिलीज करवाते हैं इनटू यूरिन. अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो हाइपोथैलेमस ट्रिगर होता है और एडीएच को रिलीज करता है, जिसके वजह से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाता है फ्रॉम पीसीटी, राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज वुड नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल बिकॉज सेल्स हैज नो रोल इन दिस प्रोसेस. Next is there is no sugar in urine. The blood entering the kidney has more sugar than leaving the kidney. Okay, glomerular capillaries, afferent arteriole के थ्रू हमारा ब्लड के थ्रू ग्लूकोज भी आ जाता है, राइट. हमारी बॉडी वैसे भी उस ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब कर लेती है, बट जितना आया था उतना वापस नहीं जाता है बिकॉज सम ऑफ द ग्लूकोज इज यूज्ड बाय किडनी सेल्स इटसेल्फ फॉर द एंटायर मेटाबॉलिक प्रोसेस. ओके, बिकॉज वी नो ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. एटीपी निकलता है इससे, राइट. तो कुछ एटीपी जो है हम सिंथेसाइज कर लेते हैं यूजिंग दिस ग्लूकोज. सो थोड़ी बहुत ग्लूकोज किडनी सेल्स यूज कर लेते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? शुगर इज यूज्ड बाय द किडनी सेल्स इन द मेटाबॉलिज्म. Next is in human beings the capsular urine entering the PCT is isotonic to blood because जो plasma membrane है PCT का it is freely permeable to water and both salt, so that is why salts and water का release is done in a proportionate manner and urine here remains isotonic. Okay. Okay, next question. If the diameter of afferent renal arteriole is decreased and then that of the efferent renal arteriole is increased, the ultrafiltration will. Okay, see, afferent arteriole का जो diameter है वो बड़ा है as compared to efferent arteriole and this diameter difference is kept so as to maintain the blood pressure difference, right? तो अभी इन लोगों ने बोला है अगर afferent arteriole को तुमने dilate कर दिया या फिर उसका जो diameter है वो कम कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा. ऑल्सो जो फिल्ट्रेट प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा. वी नो अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अ पैसिव प्रोसेस एंड इट इज ऑल बिकॉज एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, राइट. तो अगर प्रेशर डिफरेंस में ही गड़बड़ी चल रही है तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन विल नॉट अकर. सो इट इज बेसिकली सी. Next question. What will happen if the stretch receptors of the urinary bladder are totally removed? Okay. Stretch receptors are present in urinary bladder. They basically send signal to the brain when the urinary bladder is filled with its maximum capacity. फिर brain से response आता है तो इस urine का release किया जाता है. But if stretch receptors are removed, राइट, तो देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन बिकॉज जो रिसेप्टर्स है वो ब्रेन को सिग्नल ही नहीं भेज पा रहे, राइट. तो यूरिन अक्यूमुलेट होता रहेगा एंड फाइनली देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे यूरिन का ओवरफ्लो हो जाएगा. सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग if you see A and D both should be correct. Okay, there will be no micturition because stretch receptors हमने निकाल दिया है तो ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जा रहा है एंड जो ऑलरेडी प्रेजेंट यूरिन था वो ओवरफ्लो के थ्रू निकल गया है. so there will be no micturiation and also D is correct. urine will continue to collect normally in the bladder because यूरिन की कलेक्शन पे कोई स्ट्रेच रिसेप्टर्स का निकालने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यूरिन जो है वो किडनी से बन के यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो रहा है. तो यूरिन नॉर्मली स्टोर होगा. स्ट्रेच रिसेप्टर्स ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं दे पा रहा है. ओवरफ्लो के थ्रू यूरिन ऐसे भी निकलने ही वाला है, राइट. सो saying that no micturiation is actually not that appropriate, but option D is totally correct. Urine will continue to collect normally in the bladder because they have nothing to do with the stretch receptors in the urinary bladder, the collection of urine. Okay. Next question.
in a kidney machine basically they are talking about dialysis machine. Which of the following passes through the blood to the dialysis fluid? तो it is basically urea, because urea ही kidney क्या करता है, हमारा यूरिया निकालता है ना as a excretory waste product. तो kidney का substitute नहीं बोल सकते, but I could say something that helps to remove the excretory waste product. तो dialysis machine. Okay, so ये dialysis machine में क्या होता है, जो यूरिया है, हमारा ब्लड जिसके अंदर यूरिया है वो जाता है into a dialysis machine, and उधर पे होता है एक selectively permeable membrane, selectively permeable tube that passes the blood into the dialyzing solution, जिसमें ब्लड को फिल्टर किया जाता है, क्लीन किया जाता है. then the filtered blood is passed back to the vein through the patient's arm. Okay, so 96 का D is correct. Next is excretion means. Oh my God, अभी हमने पूरी excretion की कहानी पढ़ ली, और ये अब हमें पूछ रहा है excretion क्या होता है. excretion क्या है? excretion is removal of nitrogenous waste product. Okay, so correct option क्या है हमारा? removal of substance that is not required in the body. Yes, definitely. ऑप्शन सी करेक्ट है. रिमूवल ऑफ फेकल मैटर के लिए वी हैव डाइजेस्टिव थिंग, राइट, तो वहां से निकाला जाता है. अब सारा काम किडनी तो नहीं करेगा. Next is urine of a human suffering from diabetes insipidus is. Okay, see, diabetes दो टाइप का होता है. Type 1 diabetes is known as diabetes insipidus, that is caused due to deficiency of ADH hormone. Next is type 2 diabetes, that is known as diabetes mellitus, and it is caused due to deficiency of insulin hormone. तो diabetes insipidus में है ना, ADH नहीं निकलता है, जिसकी वजह से excessive water का loss होता है through urine, और जो patient उसको कंटिन्यूसली यूरिनेशन फील होता है. I mean, उसको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना होता है, एंड उनका जो यूरिन है दे डू नॉट कंटेन ग्लूकोज. किसके यूरिन में ग्लूकोज हमें मिलेगा? टाइप 2 डायबिटीज वालों के. ओके, बिकॉज इंसुलिन हार्मोन नहीं है ना टू रेगुलेट द लेवल ऑफ ग्लूकोज. सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस इज डी. Next is which of the following correctly explains the function of a specific part of human nephron? Okay, podocytes create minute spaces, slit pores for the filtration of blood. Yes, it is absolutely true ना. सही है ये. Henle's loop के लिए बोला है most of the reabsorption. No, it is not Henle's, it is PCT. So इसका correct option A है. Next and last question. Which one of the following enables mammalian kidney to regulate water reabsorption during state of dehydration? Okay, dehydration का मतलब क्या है? पानी की कमी हो रही है हमारे बॉडी के अंदर, एंड उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स ट्रिगर हो जाते हैं, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते, और हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है ADH हार्मोन, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो नोन एज वासोप्रेसिन. रिमेंबर, इट इज रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ओके, सो ये ADH क्या करता है? ADH जाके हमारे PCT पे एक्ट करता है, जिससे वो हमारा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है, एंड इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, राइट. तो इट इज बेसिकली ADH दैट इंक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब इंक्रीज कर देता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. हार्मोन इंक्रीजेस परमेबिलिटी ऑफ collecting kidneys. Okay, ADH is a hormone, right, released by posterior pituitary. Okay guys, so we have also finished the another important chapter of human physiology. Okay, so I want कि आप ये MCQs बार बार repeat में देखिए. repeat as in I mean to say watch these MCQs at least twice once your concepts are strong. Also I want कि आप NCERT को regularly पढ़ते रहिए, because there would be no question that will come out of your NCERT. तो stick to NCERT because these days are important. So please, whatever MCQs we are doing is with respect to exam point of view. These are all most likely questions that we are doing with you. So study well, okay?